हेलो दोस्तों, आज अपन कल आगामी 6 अक्टूबर को जो RSCT का एग्जाम है उससे रिलेटेड श्री राम कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बाइतू आपके लिए लेके आया कुछ महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे समझना है क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, टोटल मोस्ट क्वेश्चन होंगे टोटल संख्या आपको 60 क्वेश्चन है श्री राम कंप्यूटर एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर बाइतू। सबसे पहले अपन बिना आपका टाइम वेस्ट किए, कल एग्जाम है तो थोड़ा ध्यान में रखते हुए रखना है आपको इन क्वेश्चनों को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपको और इसका विश्लेषण भी इसके साथ साथ में आपको करवाया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करता हूं मैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, कंप्यूटर के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों के अंदर बांटा, तो ध्यान रखना आपको कंप्यूटर की मुख्यतः पीढ़ियां होती कितनी होती है, आपका आंसर आ जाएगा 5 पीढ़ियां। कितनी आ जाएगी? 5 पीढ़ियां। सबसे पहली पीढ़ी, इसमें आपको इनपुट डिवाइस थोड़ा ध्यान रखना है। कंप्यूटर की मुख्यतः 5 पीढ़ियां होती है, ध्यान रखना। वर्तमान के अंदर अपन 5 ही पीढ़ी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर कृत्रिम बुद्धि का, कंप्यूटर के अंदर कृत्रिम बुद्धि का क्या किया गया? विकास किया गया, जिसको इंग्लिश में आपको ध्यान रखना AI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? AI। इसका पूरा नाम आपको याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर को कौन सी बुद्धि की संख्या दी गई, तो आपको याद रखना कृत्रिम बुद्धि की संख्या दी गई, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भी ध्यान रखना, जो कि 5वीं पीढ़ी वर्तमान के अंदर 1999 से लगाकर आपको वर्तमान तक जो भी पीढ़ी चल रही कंप्यूटर की, तो आपको इसके अंदर याद रखना है कृत्रिम बुद्धि। और 5वीं पीढ़ी के ऊपर अपन वर्तमान के अंदर टोटल कार्य करें और टोटल कितनी पीढ़ियों में बांटा गया तो भी आपको ध्यान रखना है, 5 पीढ़ियों के अंदर। इसके अंदर पीढ़ियों के अंदर आपको और भी अलग अलग क्वेश्चन आते तो भी थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर पीढ़ियों के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने नंबर 2 पे क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सबसे तेज वो सबसे शक्तिशाली, नाम याद रखना, सबसे तेज वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से होते हैं? कंप्यूटर मैंने आपको कल जो अपन की क्लास हुई थी उसके अंदर कंप्यूटर का पूरा वर्गीकरण बताया गया आपको, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट रखते हुए आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर के मुख्यतः 4 भाग बताए थे आपको, जिसमें 4 प्रकार बताए थे आपको। इसमें आपका पहला नाम था मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद में था सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 प्रकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछा है तो परम 8000, इसका आंसर हो जाएगा परम 8000, आपका राइट आंसर हो जाएगा परम 8000 है, वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको सिंपली पूछे जाते तो मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये 4 मुख्य प्रकार होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इसको क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझना थोड़ा, और सुपर कंप्यूटर पूछे तो आपको याद रखना परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर होती है। अब देखो कंप्यूटर के रूप में जानकारी के रूप में अपन का स्टोर की बात करें तो किसके अंदर आपकी कंप्यूटर की जानकारी होती है, वो किस में स्टोर होती है? तो आपको यहाँ पे याद रखना जो एनालॉग डाटा होगा, आंसर आ जाएगा आपका एनालॉग जो डाटा होता है वो आपका क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की स्टोर करने का जो कार्य करता है वो आपका एनालॉग डाटा आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो ALU का पूरा नाम क्या पूछा गया यहाँ पर? ALU का पूरा नाम। अब सबसे पहले ALU भाग किसका होता है याद रखना, कल की क्लास के अंदर भी आपको बताया था। ALU होता है वो आपका CPU का भाग होता है। किसका भाग होता है? CPU। इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का जो हेड होता है वो आपका CPU होता है। CPU का एक भाग होता है वो ALU। अब ALU CPU के मैंने आपको 3 भाग बताए थे, आपको नाम याद रखना। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता CU कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई, जो कल के क्लास के अंदर आपको बताया था। दूसरा आ जाता आपके सामने ALU, इसका भी पूरा नाम आपको याद रखना, मैं बताऊंगा इसके अंदर ALU। और एक आ जाता आपके सामने नंबर 3 पे मेमोरी। क्या जाता है? मेमोरी। ये मुख्यतः कंप्यूटर के क्या होते हैं? 3 आपके CPU के 3 भाग होते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ALU का पूरा नाम क्या है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या नाम पूछा है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो C ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट। मैं कम टाइम आपका वेस्ट करूंगा क्योंकि कल की क्लास के अंदर आपको पूर्ण विश्लेषण के साथ में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चनों पे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये कल मैंने सबसे पहले क्लास स्टार्ट की थी, उस समय बताया था आपको। तो कंप्यूटर का आविष्कार एक वैज्ञानिक आता है जिनका नाम आता है चार्ल्स बेबेज, या कंप्यूटर का पितामह भी आए नाम तो भी एक ही आएगा आपका चार्ल्स बेबेज, या कंप्यूटर का जनक
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज नाम का एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किसे कहा जाता है? क्वेश्चन क्या, देखो थोड़ी लैंग्वेज आपको क्वेश्चन की डिफिकल्ट पूछी जाती तो थोड़ा समझने की कोशिश करना है आपको, क्वेश्चन को आराम से रीड करना है आपको, उसके बाद में आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर क्वेश्चन का पूछा क्या है। आंसर वो अपन को याद है, लेकिन उस क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा आपको समझना है यहाँ पे। तो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम के अंदर बात करें तो सीपीयू का पार्ट पूछा। किसका पार्ट पूछा? सीपीयू का। तो यहाँ पे एएलयू मैंने बताया, सीपीयू का अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, याद रखना ये फुल फॉर्म है। सीयू कंट्रोल यूनिट, और एमयू मेमोरी, और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आपको रैम का पूरा नाम भी पूछे तो भी ध्यान रखना है आपको, रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम किससे कहा जाता है? नर्वस का अर्थ होता है कंट्रोल करना। नर्वस का अर्थ यहाँ पे थोड़ा समझना, नर्वस का अर्थ क्या होता है? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। तो यहाँ पे कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? सीयू, नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट होती है नियंत्रण इकाई। तो कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम आपको थोड़ा सा याद रखना है सीयू द्वारा, आंसर हो जाएगा सीयू। एमयू मेमोरी आ जाता है, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसकी भी याद रखनी, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन के अंदर थोड़ा विश्लेषण वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कोई आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एएलयू का पूरा नाम, रैम का पूरा नाम, ये मेमोरी का पार्ट आती है जो कि आपकी अस्थायी प्रकार की मेमोरी आती है, ध्यान रखना। इसको रैम को अपन वोलेटाइल भी कह सकते हैं, कल मैंने पढ़ाया था आपको। वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी भी आ सकती है, ध्यान रखना। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीयू कंट्रोल यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, एक एक करके रीड करते जाना आपको क्वेश्चन को। यहाँ पे विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? अगर विंडोज 10 की, विंडोज का आपको ध्यान रखना सबसे पहला विंडोज का वर्जन 1985 के अंदर, जिनका नाम होता है आपका 1.0, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट ये विंडोज वाला क्वेश्चन आपको। विंडोज 10 है, अलग अलग विंडो के वर्जन, अपन 7 भी कार्य करते हैं, 8 भी आता है, 10 भी आता है, 11। और वर्तमान के अंदर जो आपका विंडो का वर्जन चल रहा है 2021 के बाद में, वो आ जाता है आपके सामने विंडोज 11। क्या आ जाता है? विंडोज 11। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे डेस्कटॉप, क्या आ जाता है? डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप जब भी किसी भी कंप्यूटर द्वारा आप किसी को पर्सनल कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करती जो मॉनिटर की पहली स्क्रीन आती है उसे अपन डेस्कटॉप कहते हैं। तो बैकग्राउंड या मॉनिटर की स्क्रीन एक ही बात है, तो वो आ जाएगा आपके सामने डेस्कटॉप। क्या आ जाता है? डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे मैंने बताया था छोटे छोटे जो फाइल फोल्डर आपको दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है? आइकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइकन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसाइकल बिन का अर्थ क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार आपका आ जाए। तो रिसाइकल बिन आप जब कंप्यूटर के अंदर डिलीट करते हो फाइल को, क्या करते हो? डिलीट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आती है आपकी शॉर्टकट की डिलीट की लिखी हुई, और एक आपकी शॉर्टकट की आ जाती है शिफ्ट के साथ में आप डिलीट दबाते हो। क्या दबाते हो? डिलीट। तो देखो कंप्यूटर के अंदर डिलीट करने का दोनों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रिसाइकल बिन का अर्थ। तो ये रिसाइकल बिन क्या होती है? कंप्यूटर से डिलीट, आप जब कोई एक फाइल फोल्डर आपका डेस्कटॉप की स्क्रीन पर है, उसको आप सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करते हो, तो डिलीट की गई फाइल, डिलीट की गई जो फाइलें होती है वो हमेशा रिसाइकल बिन में सेव रहती है। किसमें रहती है? सेव रहती है आपकी रिसाइकल में। जब आप शिफ्ट प्लस डिलीट की, इस की से जब आप किसी भी आइकन को सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद में शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस किया, तो वो आपकी परमानेंट, हमेशा ध्यान रखना, परमानेंट आपकी पीसी से कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। अगर आपको डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन के अंदर हमेशा सेव रहती, ध्यान रखना। और रिसाइकल बिन से वापस कंप्यूटर में लाने की प्रक्रिया, याद रखना, ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, रिसाइकल बिन के अंदर जो आपकी फाइल होती है डिलीट की हुई, उसको वापस कंप्यूटर में लाने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसको कहा जाता है रीस्टोर। क्या कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है। रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइलों को वापस रिसाइकल बिन से कंप्यूटर में लाने की जो प्रक्रिया कहलाती है उससे कहा जाता है रीस्टोर। क्या कहा जाता है? रीस्टोर। तो रिसाइकल बिन का कार्य क्या होता है? यहाँ पे हटाई गई फाइल को संग्रहित करना। क्या करना? अस्थायी फाइल संग्रहित करना होगा नहीं, दूषित फाइलें होगा नहीं, इसका दस्तावेज फाइल को संग्रहित करना होता नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हटाई गई फाइल को क्या करना? संग्रहित करना। वेरी इंपॉर्टेंट रखना है ये क्वेश्चन को, आपको पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलीट करने के दो तरीके ध्यान रखना, शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ में अगर डिलीट करोगे आप आइकन को, किसी भी फाइल को, तो वो परमानेंटली आपके कंप्यूटर से क्या होती है? डिलीट हो जाती है। जबकि आपको ओनली फॉर सिर्फ डिलीट की से आप क्या करोगे? डिलीट करोगे, डिलीट की गई फाइलें किसमें सेव होती है? रिसाइकल बिन के। और रिसाइकल बिन से वापस कंप्यूटर के अंदर, आपकी जो पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी होता है उसमें लेने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है रीस्टोर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमएस ऑफिस दस्तावेज को पीडीएफ, तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल स्वरूप में कैसे सहेज सकते हैं?
लैंग्वेज थोड़ी समझना। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका भाग है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा इनकी स्थापना की थी। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय पूछे तो आपको याद रखना वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपकी एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दस्तावेज का पता आपकी जो फाइल होती है उसको दस्तावेज। लैंग्वेज को समझना आपको। पीडीएफ का पूरा नाम आपको याद रखना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नाम याद करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पीडीएफ का पूरा नाम आपको याद रखना है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ फाइल को स्वरूप में सहेज सकते हैं, यानी कि इसका अर्थ फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुरक्षित कर सकते हैं। वो किस ऑप्शन से अपन सेव कर सकते हैं? तो सबसे पहले फाइल टैब में सेव एज विकल्प में सेव एज पीडीएफ सुनिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फाइल टैब होता है, फाइल मेन्यू, उसके अंदर सेव एज ऑप्शन होता है। सेव एज की शॉर्टकट की भी पूछे तो आपको याद रखनी F12, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्टकट की भी पूछी जाती है। सेव एज, तो विकल्प में सेव एज पीडीएफ को सुनिए। वॉइस ओवर आईपी का प्रयोग ये गलत हो जाएगा। ईमेल लिखकर गलत होता है। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन करके। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू पूछा तो इसका मैं आंसर बता देता। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है Ctrl+F2। प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ क्या होता है? प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ थोड़ा सा आपको समझना है। जब भी किसी भी फाइल को मुद्रित, प्रिंट को हिंदी में मुद्रण कहा जाता है, तो प्रिंट होने से पहले की प्रतिलिपि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर, वो प्रिंट कैसा दिखाई देगा अगर देखने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? प्रिंट प्रीव्यू, जिसकी शॉर्टकट हो जाएगी Ctrl+F2। जल्दी से जल्दी जो भी आपके स्टूडेंट है उनको ये क्लास आप शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनाए गए हैं। श्रीराम कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर बायतू द्वारा आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। ध्यान रखना, थोड़ा आपको क्वेश्चन को एक एक को आराम से समझना आपको और व्यवस्थित करके आपको एग्जाम के अंदर आना है। अब अपन बात करें यहाँ पे किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है कहलाती है। तो बग का अर्थ क्या होता है? बग यहाँ पे समझना है। बग का इसका आंसर हो जाएगा आपका पेज, यानी बग कहते हैं कंप्यूटर के अंदर जो त्रुटि होती है, त्रुटि होने की जो प्रक्रिया रनिंग कहलाती है उसे अपन बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। तो किसी भी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत से जो आमतौर पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती है वो कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेज ऑप्शन हो जाएगा। वर्जन आपके विंडोज किया जाता है, AFU इसका गलत हो जाएगा। वर्जन विंडो के ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, तो पेज ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वेब उदाहरण नहीं है? ये नहीं है और है में ये कंफ्यूजन मत होना आपसे स्टूडेंट, ध्यान रखना थोड़ा इसको। नहीं है, क्वेश्चन को आराम से आपको रीड करना है। तो क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वेब उदाहरण नहीं है? तो देखो गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर होता क्या? वेब ब्राउजर आपके इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से जो कि सर्च करने का ऑप्शन कार्य करते हैं। क्या कर रहे हैं? सर्च करने जो कार्य किया जाता है सॉफ्टवेयर, वो आपके इंटरनेट वेब ब्राउजर कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा उदाहरण है या नहीं है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। आराम से क्वेश्चन को आपको रीड करना है। 1 घंटा आपको टाइम मिलता है, उसके अंदर खूब है आपके लिए। तो क्वेश्चन आराम से रीड करना, उसके बाद में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो मोजिला फायरफॉक्स ये भी आपका क्या इंटरनेट वेब ब्राउजर आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज या आपके विंडोज 10 के अंदर 11 के अंदर ये भी आपका क्या 11 और 10 के अंदर, ध्यान रखना दोनों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपका वेब ब्राउजर है। जबकि एडोब एक्रोबेट ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर का वेब उदाहरण नहीं है? तो ये तो तीनों क्या हो जाएंगे आपके उदाहरण हो जाएंगे वेब ब्राउजर के। किसके हो जाएंगे? वेब ब्राउजर के। जबकि एडोब एक्रोबेट ये क्या आपका वेब उदाहरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आप, थोड़ा सा आराम से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा हुआ निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की क्या हुई? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति हुई? कंप्यूटर भाषा की उत्पत्ति आपकी अंग्रेजी भाषा के, थोड़ा सा ध्यान रखना, निम्न में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई? तो यहाँ पे आ जाएगा लैटिन भाषा। कौन सी भाषा? लैटिन। कंप्यूटर शब्द से बना है, ध्यान रखना। कंप्यूटर शब्द किस शब्द से बना है? कंप्यूटर शब्द से बना है। लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा कह सकते हो आप, ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की क्या होती है? व्युत्पत्ति हुई। तो आ जाएगा आपका लैटिन भाषा। जर्मन इसका गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो लैटिन भाषा के द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर की विशेषता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है या नहीं है? दोनों में आपको डिफरेंट करना है। तो परिशुद्धता यानी शुद्ध रूप से कार्य करता है। बहु उपयोग, उपयोग के लिए काम करेगा। गति यानी इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। और उपयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? उपयोग सभी। एक आ जाता है आपका परिश्रमशीलता, परिश्रम, ठीक है। एक आ जाएगी आपकी शुद्धता, एक आ जाएगी गति,
लेकिन इसके अंदर आपको ये 2-4 और नाम याद रखने, वही उपयुक्तता है, परिशुद्धता है, गति है, ये तीनों आपकी कंप्यूटर की क्या हो जाएगी, विशेषता हो जाएगी। जब तीनों भी हो जाएगी तो साथ में उपरोक्त सभी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर घुमा के ये क्वेश्चन दे दे आपको तो कंप्यूटर की विशेषता है या नहीं है आता है, एक ऑप्शन आता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। तो नहीं है में आपको ध्यान रखना बुद्धिमत्ता का अभाव, बुद्धिमत्ता का अभाव, यानी कंप्यूटर का आईक्यू लेवल, याद रखना आईक्यू लेवल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा बुद्धिमत्ता का अभाव, परिसरचरिता, बहुउपयोगिता, गति, ये तो सब आ जाएगी विशेषता के अंदर। शुद्धता है, ये सब और आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। शुद्धता अलग अलग काम करते हैं, जबकि बुद्धिमत्ता का अभाव या इसका आईक्यू लेवल, कंप्यूटर का आईक्यू लेवल क्या होता है, 0 होता है। और कंप्यूटर के अंदर आपकी बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बाइनरी भाषा। और इसके अंक आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान रखना 0 और 1, क्या पूछे जाते हैं, 0 और 1 बाइनरी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं। अब देखो कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण, उपकरण का अर्थ होता है डिवाइस, क्या होता है, डिवाइस पूछा है आपको यहाँ पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी, डिवाइस को। तो फ्लॉपी, सीपीयू, ये सब आपके क्या होता है, सीपीयू इसका पूरा नाम मैंने बता दिया आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। फ्लॉपी आपकी ड्राइव होती है, तो हार्डवेयर इसका आंसर हो जाए। सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले, कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले उपकरण पूछा तो आपके हार्डवेयर होते हैं। एक होता है आपका सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जो कि प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं फिजिकल डिवाइस। कौन से डिवाइस, फिजिकल डिवाइस होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ध्यान रखना, जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो अपन के डिवाइस क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मॉडेम का पूरा नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन कर देना इस क्वेश्चन को आपको। मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है, तो देखो मॉडेम का पूरा नाम, मॉडेम आपकी एक प्रकार की वाईफाई की मशीन होती है। किसकी मशीन होती है, वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम आपको याद रखना है, वायरलेस, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई की मशीन होती है। तो ये आपकी इनपुट डिवाइस में, सॉरी इनपुट और आउटपुट दोनों में होती है। इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। तो मॉडेम आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों में होता है। मॉडेम होती है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में जो बदलने का काम करेगी वो मॉडेम करेगी, ध्यान रखना। तो मॉडेम का पूरा नाम आपका याद रखना, मॉड्यूलटर, डीमॉड्यूलटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलटर, डीमॉड्यूलटर। मॉडेम आपकी वाईफाई की मशीन होती है, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। मॉडेम आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करेगी। तो पूरा नाम ध्यान रखना, मॉड्यूलटर और डीमॉड्यूलटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या पूछा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के आते हैं, एक आता है नंबर 1 पे सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आ जाता है आपके सामने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोनों में आपको मैं डिफरेंट बता देता हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए उन्हें संज्ञा दी जाती है, उन्हें अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे देखो टैली आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर अकाउंटिंग का कार्य किया जाता है। स्प्रेडशीट ये एक्सेल से रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। टेक्स्ट संपादक, ये जो टेक्स्ट होगा ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर, यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना में, आप कंफ्यूजन हो जाओगे इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। अभी देखना, निम्नलिखित में कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो डिवाइस ड्राइवर आपका क्या होगा, डिवाइस ड्राइवर होगा, वो आपका क्या होगा, ड्राइवर। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर गिना जाता है। टेक्स्ट और टैली, स्प्रेडशीट, ये सब कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है पूछा, वेरी ये है और नहीं है में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना, आपको ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, तो देखो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, ये सब आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्य करने का काम करते हैं। MS वर्ड होगा जो दस्तावेज बनाने के लिए काम आता है, MS एक्सेल आपके स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए, फाइलें वगैरह एक्सेल के अंदर काम आती है, MS पावर पॉइंट होता है वो आपका प्रस्तुतिकरण, किसके लिए,
प्रस्तुतिकरण या पीपीटी के लिए आपका पीपीटी, इसका पूरा नाम भी आपको ध्यान रखना, पीपीटी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी। जबकि टच पैड, इसका आंसर हो जाएगा आपका टच पैड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो टच पैड होती है वो आपकी कौन सी डिवाइस के रूप में काम करती है? इनपुट डिवाइस। कौन से डिवाइस के रूप में? इनपुट डिवाइस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जो कि माउस के ऊपर आपका कर्सर का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? कर्सर का कार्य करेगी, वो करेगी आपकी टच पैड। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखना टच पैड। क्या हो जाएगा? टच पैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सीपीयू का भाग नहीं है? तो मैंने सीपीयू के आपको 3 भाग बताए थे, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू, इसका भाग हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट सीयू भाग हो जाएगा। मेमोरी, ये भी क्या हो जाएगी? कंप्यूटर के आपका सीपीयू का भाग। जबकि माउस होगा, ये क्या होगा? आपका हार्डवेयर के अंदर गिना जाता है। किसके अंदर? हार्डवेयर या माउस को प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें रखा जाएगा? प्राथमिक इनपुट डिवाइस के रूप में। किसके रूप में? प्राथमिक इनपुट डिवाइस के रूप में। ये क्वेश्चन ध्यान रखना थोड़ा सा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग 3 बताया आपको, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट सीयू, मेमोरी। मेमोरी होती है आपकी, ध्यान रखना, संग्रहण इकाई। कंट्रोल यूनिट नियंत्रण इकाई, और तार्किक या संगणितीय इकाई होती है वो आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो माउस इसका आंसर हो जाएगा राइट। निम्न से कौन सा कंप्यूटर सीपीयू का भाग नहीं होता? माउस आपका इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है, प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आपको एक तो माउस को रखना है। क्या होता है? प्राथमिक इनपुट डिवाइस एक तो माउस होता है, और एक क्या होगा? आपका कीबोर्ड होगा। क्या होगा? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर के अंदर कौन हार्डवेयर है? अब हार्डवेयर होता है क्या? कंप्यूटर के वे घटक होते हैं जिन्हें अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उन्हें अपना हार्डवेयर कहा जाता है। तो C++ ये आपकी लैंग्वेज आएगी, विंडोज 7 सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। तो इसका आंसर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, यहाँ पे आ जाएगा CD रोम। रोम इसका पूरा नाम याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का पूरा नाम, रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि कंप्यूटर की एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी स्थायी मेमोरी, या जिसे दूसरा नाम भी पूछा जाता है आपको, नॉन वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी। आपसे निवेदन रहेगा इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। ये जो आपकी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, कल का जो एग्जाम है उसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए गए, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं? तो कीबोर्ड माउस कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड और माउस दोनों को प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? प्राथमिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा जाता है। ध्यान रखना, कीबोर्ड और माउस को। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन यंत्रों से कंप्यूटर को अपन निर्देश देते हैं, उन निर्देशों को वापस कंप्यूटर बताने का यूजर को कार्य करता है आउटपुट डिवाइस। प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में एक तो नाम आता है आपका प्रिंटर, और दूसरा नाम आ जाता है आपका मॉनिटर। क्या नाम आ जाता है? मॉनिटर। ये भी आपको ध्यान रखना। प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर किसमें उपयोग किया जाता है? एटीएम की जो मशीन होती है उसके अंदर थर्मल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। एटीएम का पूरा नाम याद रखना है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। और मॉनिटर होता है, इसका दूसरा नाम आपको याद रखना है वीडियो। क्या नाम आता है? वीडियो। इसका पूरा नाम भी आपको याद रखना है, वीडियो का पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। उसके बाद में आउटपुट डिवाइस में एक नाम आता है प्लॉटर। क्या आता है? प्लॉटर। ये भी आपको होर्डिंग, बैनर, नक्शे वगैरह निकालने के लिए प्लॉटर, ये भी क्या होगा? आपका आउटपुट डिवाइस होता है। एक नाम आता है एलसीडी, लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। एक नाम आता है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी आपके कौन से होंगे? आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में गिने जाते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा कीबोर्ड और माउस को क्या कहलाते हैं? तो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट आ जाता कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं? क्वेश्चन पूछा कौन सा इनपुट डिवाइस। ऐसे क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस की, जो वीडियो गेम खेलने के लिए काम आता है, तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस काम आता है। हार्ड डिस्क होती है, ये भी क्या होगी? इनपुट डिवाइस होगा। मैग्नेट टैब भी क्या होगी? इनपुट डिवाइस होगा। जबकि यहाँ पे क्या, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को आराम से रीड करना है, उसके बाद में आंसर देना है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर मैंने पीछे भी पढ़ाया अभी। मॉनिटर आपका कैसा डिवाइस होगा? आउटपुट डिवाइस। कैसा डिवाइस होता है? आउटपुट। तो आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में मॉनिटर को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, कौन सी कीज कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप कंफ्यूजन होंगे तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मैंने इधर नाम लिखा राजपुरोहित, यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे समझना आराम से आपको। तो कर्सर आपका
कर्सर है ये यहाँ पे P के पास में पड़ा आपका, क्या नाम, कर्सर P के पास में, तो कर्सर का बायां भाग आपका आगे वाला होगा और कर्सर का दायां भाग ये वाला होगा। तो ध्यान रखना है कर्सर के, क्वेश्चन पूछा कौन सी कीज कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बैक स्पेस की, कौन सी स्पेस की, तो कर्सर यानी कि P वाला भाग हटाना तो आपको दबाना पड़ेगा बैक स्पेस की, प्रेस करनी पड़ेगी बैक स्पेस की। और कर्सर के दाएं भाग को यानी कि U को हटाना आप, तो कर्सर के दाएं भाग को हटाने के लिए अपन किसका उपयोग कर सकते हैं, डिलीट की, कौन सा उपयोग कर सकते हैं, डिलीट की। ये थोड़ा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। एंड की होती है एक ही लाइन की, जैसे ये लाइन लिखी हो एक ही लाइन के अंत में आना है अपन के एंड की, होम की एक ही लाइन, ये जैसी लाइन लिखी हो एक ही लाइन के आपको फर्स्ट में आने के लिए किसका उपयोग करते हैं, होम की का। और डिलीट की कर्सर के दाएं भाग को हटाने के लिए काम करेगी और आपकी बैक स्पेस की कर्सर के बाएं आप। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, क्या क्वेश्चन पूछा, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है, कौन सी होती है, तो स्पेस बार, क्या आ जाएगा, स्पेस बार की। इसका काम होता है दो वाक्य या शब्दों के मध्य जगह देने के लिए, जगह अर्थात क्या आपका स्पेस देने के लिए। कीबोर्ड की सबसे लंबी की, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी आपका, कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है स्पेस बार की, जिसका काम होता है दो वाक्य या सेंटेंस के मध्य जगह देना। शिफ्ट की होती है, ये आपकी ध्यान रखना, शिफ्ट की, और एक नाम आता है अल्ट और एक नाम आता है आपका कंट्रोल। ये तीनों कीज होती है, इन तीनों कीज को कौन सी कीज कहा जाता है, कॉम्बिनेशन कीज, कौन सी कीज, कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और तीन लॉक बताए थे आपको कंप्यूटर के अंदर, कैप्स लॉक, एक होता है आपका नम लॉक और एक होता है आपका स्क्रॉल लॉक। इन तीनों लॉकों को कौन सी कीज कहा जाता है, टॉगल कीज, कौन सी कीज जाता है, टॉगल कीज, वेरी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। टॉगल कीज कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, जबकि शिफ्ट की, अल्ट की और कंट्रोल की, इन तीनों को कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है। और होम की बता दी आपको, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी स्पेस बार की। एक आता है एंटर, इसका कीबोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण की होती है, इसका हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना, क्या करना, प्रवेश करना, क्या करना, प्रवेश करना। एक ध्यान रखना, एक 18 तारीख जो एग्जाम होता है इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको, एमएस वर्ड के अंदर नया पेज लाने की सीधी शॉर्टकट की। तो एमएस वर्ड के अंदर आप एंटर की प्रेस करते जाओगे तो आपका नया पेज आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ में एंटर पेज करोगे, यानी कंट्रोल के साथ में आप एंटर प्रेस करोगे तो एमएस वर्ड के अंदर ब्लैंक पेज, आप साधारणतः पेज नया ला सकते हो, या एंटर करके आगे जाके आप भी एंटर की से क्या कर सकते हो, नया पेज ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो ये दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहां दिखेगा उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपको कर्सर का, किसका पूछा गया, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना, कर्सर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, इसको पढ़ना आराम से। स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला, स्क्रीन पर ब्लिंक, जैसे अपन कोई भी नाम लिखते हैं यहाँ पे श्री राम कंप्यूटर, थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को आपको, श्री राम कंप्यूटर, तो अगला अक्षर जैसे आपका कर्सर यहाँ पे, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो ये दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहां दिखेगा, तो अगला कैरेक्टर कहां दिखेगा तो कर्सर बताता है, ध्यान रखना। कर्सर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अगला अक्षर कहां लिखा जाएगा, कहां दिखेगा, वो कर्सर के द्वारा दिखाया जा सकता है। डिलीट की, कर्सर के दाएं वाले भाग को, एरो की संख्या पूछे तो आपको ध्यान रखनी, स्यार जो कर्सर कंट्रोल की कर्सर का कार्य करती है, और रिटर्न की आपको यहाँ पे कोई नहीं होगा ऑप्शन, और कर्सर की के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ब्लिंक होने वाला प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा। पॉइंटिंग डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो कि पॉइंट करने का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, पॉइंट करने का, बिंदु को पॉइंट करने का जो कार्य करते हैं वो कहलाते हैं आपके पॉइंटिंग डिवाइस। तो माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस होगा, पेन इनपुट आपका सही होगा, और ट्रैक बॉल, ये तीनों आपको किसकी श्रेणी में आएंगे, पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में आएंगे, ध्यान रखना, इसकी डिवाइस की श्रेणी में पॉइंटिंग, जबकि कीबोर्ड होगा वो क्या होगा, आपका पॉइंटिंग डिवाइस की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पूछा क्या क्वेश्चन, वो थोड़ा सा उसको डीपली में पूछा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड आपका क्या होगा, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है, बाकी ये तीनों क्या होंगे आपके पॉइंटिंग डिवाइस है मैं पूछे तो आपको ध्यान रखना, तीन होंगे, माउस, ट्रैक बॉल और पेन इनपुट होगा। ये पेन आपका स्मार्ट बोर्ड पर जो अपन लिखने का काम करता है, ये भी इनपुट करने का काम, पॉइंट करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो इसका कीबोर्ड आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, नहीं क्या होगा, कीबोर्ड होगा, क्या होगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा एक निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, किसका पूछा है, तो क्वेश्चन थोड़ा समझना, कौन सा एक निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। इनपुट डिवाइस पूछा उदाहरण, तो प्रिंटर होगा वो आपका आउटपुट, कौन सा पुट, आउटपुट डिवाइस की क्या लेते हैं, स्कैनर होगा, यहाँ पे क्या पूछा, स्कैनर।
तो डिवाइस का उदाहरण है कौन सा निवेश, इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर। स्पीकर होता है ये भी आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में, और प्रोजेक्टर होता है ये भी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में गिना जाता है। जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ इनपुट डिवाइस का, तो इनपुट डिवाइस क्या आ जाएगा आपका स्कैनर। स्कैनर आपकी भौतिक फोटो को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का जो कार्य किए जाते हैं, स्कैन की मशीन, वो आ जाएगी आपके सामने इनपुट डिवाइस की श्रेणी में। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें आपकी, तो माउस होगा, वो आपका क्या होगा, सॉरी एक पीछे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, निम्न में से कौन सी एक आपकी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनपुट डिवाइस पूछा। स्कैनर आपका इनपुट होता, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या होते हैं आपके आउटपुट होते हैं। तो यहाँ से सेम रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा देखना, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो ओसीआर, ओसीआर इसका पूरा नाम याद रखना, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। ओसीआर का पूरा नाम याद रखना। माउस होगा वो आपका इनपुट डिवाइस होगा, कैसा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस। और वेब कैमरा ये भी कैसा डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो आ जाएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होगा आपका आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एलसीडी का पूरा नाम। एलसीडी ये आपकी इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आती है, किसकी श्रेणी में, प्रोजेक्टर एलसीडी। तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका एलसीडी का पूरा नाम हो जाएगा। एक नाम आता है एलईडी, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। एलईडी का पूरा नाम होगा लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये क्या हो जाएगी आपके सामने, एलईडी का पूरा नाम हो जाएगा। जबकि एलसीडी का पूरा नाम याद रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये फुल फॉर्म में काफी पूछी जाती है, ध्यान रखनी, थोड़ी समझनी है आराम से। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो डाटा को दर्ज करने यानी कि इन करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा को दर्ज करने, डाटा को अंदर दर्ज करने का इनपुट डिवाइस और बाहर दिखाने का आउटपुट डिवाइस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा या प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग में या जिस भाग में डाटा या प्रोग्राम क्या रखे जाते हैं, रखे रखना आता था सुरक्षित रखना, क्या करना, सुरक्षित रखना या सेव करना, ये क्या कहलाता है, इसके अंदर डाटा को रखे जाते हैं प्रोग्राम। तो आपकी मेमोरी जिसका हिंदी में नाम याद रखना आपको संग्रहण इकाई, क्या कहा जाता है, संग्रहण इकाई होती है, संग्रहण इकाई, जिसके अंदर कंप्यूटर का क्या किया जाता है, डाटा सेव किया या सुरक्षित रखा जाता है। तो वो आ जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी पार्ट के अंदर आप प्रोग्राम क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित क्रम कीजिए। तो मेमोरी का आपको क्वेश्चन मैंने कल भी क्लास के अंदर आपको मेमोरी के क्वेश्चन बताए थे, जिसके अंदर मेमोरी यूनिट बताई थी आपको। इकाई सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, निबल है, केबी है, एमबी है, जीबी है, ये चीज थोड़ा श्रृंखला थोड़ी पूछी जाती, थोड़ी ध्यान रखना इसके अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा मेमोरी को उसकी संग्रहण स्टोरेज क्षमता में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित क्रम करना है। तो सबसे तेज मेमोरी देखो हार्ड डिस्क, केस, रैम, रजिस्टर, ये तो क्या होगा, गलत होगा। हार्ड डिस्क आपकी मेमोरी में नहीं आता, सीधा गलत है आपकी। हार्ड डिस्क, रैम, केस और रजिस्टर, हार्ड डिस्क ये भी क्या होगी, गलत होगी। रजिस्टर, रैम, केस और हार्ड डिस्क ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो आपका सबसे तेज मेमोरी आ जाती है रजिस्टर नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आ जाती है केस मेमोरी, और तीसरे नंबर आ जाती है रैम, जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर गिना जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाएगी आपकी हार्ड डिस्क, क्या गिनी जाती है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आ जाएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, और रैम आ जाती है आपकी प्राइमरी मेमोरी के अंदर, केस और रजिस्टर। तो सबसे पहले रजिस्टर तेज होती है, नंबर 2 पे केस, तीसरे नंबर पे आपकी रैम, और चौथे नंबर हो जाएगा हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से प्राथमिक स्मृति युक्ति होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको, निम्न में से प्राथमिक स्मृति युक्ति होती है। स्मृति यदि हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पेन ड्राइव, इसका गलत आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क ये भी आपकी क्या होती है, गलत हो जाएगी। और रैम आ जाएगी। यहाँ पे प्राथमिक स्मृति का अर्थ होता है जब आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किस मेमोरी के अंदर सेव होते हैं, तो रैम के अंदर। क्या हो जाते हैं, रैम के अंदर। ये कंप्यूटर की आपकी अस्थायी मेमोरी होती है, ध्यान रखना। जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसके अंदर डाटा सेव होता है, कंप्यूटर के बंद होने ही इसमें डाटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो अस्थायी प्रकार की मेमोरी ध्यान रखना। और वॉलेटाइल प्रकार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका पूरा नाम पूछा तो याद रखना, रैम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो रैम के अंदर प्राथमिक स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोम
कि किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। तो रोम का पूरा नाम आपको याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। थोड़ा पीछे ध्यान रखना, यहाँ पे रैम का पूरा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रैम और रोम का पूरा नाम आपको कंफ्यूजन नहीं होना है इन दोनों के अंदर। आपको रैम का पूरा नाम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये ध्यान रखना, रैम का पूरा नाम। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रोम का पूरा नाम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रोम की किस किस्म का पता है, रोम के आपके भाग होते हैं, प्रकार होते हैं, उसके बारे में आपको पूछा है। तो डाटा केवल एक बार अंकन किया जा सकता है। तो यहाँ पे एफ रोम होता है, ये इसका प्रकार नहीं है, ध्यान रखना। ये जो तीन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तीन है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ई पी रोम। ये सब आपको तीन आपके पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, रोम के प्रकार होते हैं। पी रोम, इसका पूरा नाम आपको याद रखना थोड़ा सा, यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पी रैम का पूरा नाम होगा आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ रोम की किस किस्म पर डाटा केवल एक बार अंकन किया जाए, तो ऑप्शन आ जाएगा पी रोम के अंदर आप क्या कर सकते हो, डाटा को एक बार अंकन कर सकते हैं। तीन प्रकार इसके याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है, क्या पूछा, निम्न में से कौन सी मेमोरी नहीं है। तो केस आपकी मेमोरी हो जाएगी, रैम भी आपकी क्या हो जाएगी मेमोरी, और रोम भी क्या हो जाएगी मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एएलयू सीपीयू का पूरा आपका भाग होता है, ध्यान रखना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एएलयू, इसका मेमोरी का पार्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एप्लीकेशन है नहीं, ईआरपी सॉफ्टवेयर है नहीं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है नहीं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ओएस का पूरा नाम ध्यान रखना है, ओएस का पूरा नाम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार आपका क्लास को जल्दी से जल्दी लोगों के साथ में आप शेयर कर दीजिए, ऑल स्टूडेंट के साथ में, ताकि कल एग्जाम जो होगा उससे रिलेटेड आपको मोस्ट क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं, ध्यान रखना थोड़ा इसका। नेक्स्ट आ जाता है किस प्रकार के ओएस एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर है। तो रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी स्कैनिंग और मल्टी यूजर। तो आपको ध्यान रखना मल्टी यूजर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, वो किस प्रकार के एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन सी एक ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी एक ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स होगा, वो आपका क्या ओपन सोर्स टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रसारण तंत्र में बूटिंग का अर्थ क्या होता है। तो बूटिंग की प्रक्रिया आपकी सीपीयू के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, सीपीयू। और बूटिंग का अर्थ ध्यान रखना कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करना या पुनः चालू करना, कंप्यूटर को पुनः स्टार्ट करना या पुनः चालू करना, ये आपका क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बूटिंग की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, सीपीयू। और यहाँ पे पूछा बंद करना, कंप्यूटर को बंद करना, इसकी शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है, Alt+F4 की। क्या होती है, Alt+F4 की, ये होती है कंप्यूटर को बंद या शट डाउन करने की शॉर्टकट की, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा है, पीसी के आपके छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम होते हैं, उसको हमेशा ध्यान रखना बूट प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, बूट प्रोग्राम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। क्या पूछा, जीयूआई। तो जीयूआई इसका पूरा नाम याद रखना आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक नाम आता है आपका सीयूआई का अर्थ था करेक्टर यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे ध्यान रखना जीयूआई और सीयूआई का पूरा नाम, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीयूआई करेक्टर यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा है एक
जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा MS DOS। DOS माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट आपका ध्यान रखना इसके अंदर, तो जो कि आपका GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स आपका GUI आधारित, MS विंडो ये भी GUI आधारित, और एंड्रॉइड भी आपका किसके जियोग्राफी, जबकि करेक्टर यूजर यानी शब्द वगैरह लिखने का काम करता है वो CUI के आधारित आपका MS DOS होगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा है एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो MS DOS आ जाएगा, जबकि लिनक्स मिनिट है, एंड्रॉइड है और MS विंडो ये सब किसके ऊपर होंगे, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है BIOS का पूरा नाम, ये फुल फॉर्म है, आपको जो भी है ना फुल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, फुल फॉर्म आपके सामने एक एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आपकी RICT की बुक है उसके पीछे भी दी हुई है, और भी फुल फॉर्म में आपको ध्यान में रखनी है आपको। तो BIOS का फुल फॉर्म में से आपको क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म के पूछे जाएंगे, जिसके अंदर ध्यान रखना आपको। तो BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसमें पूछा है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बेसिक, कोबोल, फोस्ट्रॉन और पास्कल आदि हैं। तो यहाँ पे बेसिक, कोबोल और फास्टोल ये सब आपके क्या है, प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है, लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना। यूटिलिटी प्रोग्राम है नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, उपरोक्त सभी ये भी गलत होगा। तो प्रोग्रामिंग भाषाएं ध्यान रखना, बेसिक, कोबोल, फोस्ट्रॉन और पास्कल ये सब आपकी क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या भाषाएं होती है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विंडोज की कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग, चयनित का अर्थ होता सेलेक्ट करना, यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा समझना, सेलेक्ट करना, क्या करना, सेलेक्ट करना। तो सेलेक्ट करने के लिए किस अपन कीबोर्ड के अंदर एक तो आप कर्सर के माध्यम से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और दूसरा आपको एंटर की के माध्यम से, कौन सी की के माध्यम से, एंटर की के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी कमांड को क्या कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना एंटर की। विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना आपको एंटर की, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने कल आपको प्रैक्टिकल जो पार्ट हुआ तो उसके अंदर आपको पूरा पढ़ाया है कीबोर्ड के बारे में, तो कीबोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना इसमें से। तो F1 यानी फंक्शन कीज पूछा है, कौन सी कीज, तो F1 कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रिंट की शॉर्टकट की ध्यान रखनी आपको Ctrl+P होगी, रिफ्रेश की शॉर्टकट की आपके सामने रिफ्रेश की शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी, F5 की फंक्शन कुंजी होती, ध्यान रखना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा F1, तो F1 आपकी हेल्प के लिए, जब भी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आप हेल्प के मेन्यू को ओपन करना चाहते हो तो हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 कही जाएगी। F2 आ जाती है आपके सामने रीनेम की, F11 आपकी आ जाएगी फुल स्क्रीन विंडो, F12 आपके सामने शॉर्टकट की सेव एज की, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा F1 कुंजी का प्रयोग किया जाता तो हेल्प के लिए और प्रिंट की, और ये ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रन कमांड विंडोज को लॉन्च करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूं रन कमांड की, तो रन कमांड होता क्या है, यानी कि जब भी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किस सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन सॉफ्ट को जो ओपन करने का जो तरीका होता है उसे रन कमांड ओपन होता है आपका। तो रन कमांड की यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी, तो सबसे पहले देखो Ctrl+R क्या होता है आपका, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट Ctrl+R, विंडोज आर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान रखना विंडोज आर जो शॉर्टकट की होती है वो आपकी रन कमांड की शॉर्टकट होती है। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की प्रेस की जाएगी, विंडोज आर प्रेस करो और उसमें आपको सॉफ्टवेयर का नाम होता है जो अलग अलग लिखना पड़ता है, ध्यान रखना। जैसे नोटपैड है तो आपको नोटपैड लिखना पड़ेगा, वर्डपैड है तो वर्डपैड लिखना पड़ेगा, ये अलग अलग आपके आते हैं इसके अंदर। तो विंडो प्लस आर होती है रन बॉक्स या रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी फाइल होती है वो MS वर्ड, MS का पूरा नाम आपको ध्यान रखना, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड का अर्थ था, MS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड साथ में लिखा है, ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। तो कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है। अब यहाँ पे जो ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया है रन कमांड, अब रन कमांड विंडो लोगो की प्लस विंडोज के साथ में आर प्रेस करोगे, रन आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है, तो MS वर्ड आपको रन बॉक्स ओपन करोगे आप कौन सी की के साथ में,
विंडोज की होती है, उसके साथ में आर प्रेस करोगे, आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इसके अंदर आपको एमएस वर्ड को ओपन को शुरू करते तो आपको लिखना पड़ेगा winword.exe। ये ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड को शुरू करने का तरीका होता है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर जाके आप कर सकते हो, और दूसरा विंडो लोगो की प्लस आर रन बॉक्स, और उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा winword.exe, जिसके माध्यम से आप एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं। तो फॉन्ट स्टाइल की बात करें तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर फॉन्ट की जो स्टाइल या सॉरी फॉन्ट स्टाइल है तो फॉन्ट लैंग्वेज होती है, ध्यान रखना ये भी आपकी आगे ऑप्शन आएगा। बाय डिफॉल्ट आपकी ध्यान रखना कैलबरी, कौन सी होती है, कैलबरी बॉडी, याद रखना कैलबरी या कैलबरी बॉडी एक ही है, कौन में से फॉन्ट लैंग्वेज आएगी आपकी, ध्यान रखना, लैंग्वेज या भाषा भी कह सकते हो आप इसको। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल होता क्या है, अगर बात करें तो किसी भी आप शब्द या टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में करना ही क्या कहलाता है, फॉन्ट स्टाइल कहलाता है। तो यहाँ पे बोल्ड इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखना Ctrl+B, इटैलिक इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I, और सुपर स्क्रिप्ट होता है, एक आता है आपके सामने सब स्क्रिप्ट और एक आता सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि अपन 11th लिखते हैं ऊपर की तरफ, और सब स्क्रिप्ट जैसे अपन नाम लिखा CO और ये 2 जैसे नीचे की तरफ लिखना चाहते हो तो आप सब स्क्रिप्ट का उपयोग कर सकते हो, और सुपर स्क्रिप्ट जैसे 11th है TH ऊपर की तरफ लिखना चाहते हो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर ये तीन किस में आएगी आपकी फॉन्ट स्टाइल के अंदर, किसके अंदर आती है, फॉन्ट स्टाइल। याद रखना किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट आपकी फॉन्ट स्टाइल होती है, वो होती है आपकी रेगुलर। कौन सी होती है, रेगुलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होगी आपकी फॉन्ट की स्टाइल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर के लिए निम्न में से आपकी कौन सी शॉर्टकट की होती है। तो स्पेलिंग ग्रामर की शॉर्टकट की F1 आपको मैंने क्या बताई थी, हेल्प के लिए, किसके लिए, हेल्प के लिए काम आती है। F5 आपको बताई थी रिफ्रेश के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके F7 फंक्शन की जो थी, जो कि स्पेलर। जब एमएस वर्ड के अंदर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एमएस वर्ड के अंदर आपको ग्रामर से संबंधित त्रुटि को हल करने के लिए जो शॉर्टकट की प्रेस की जाती है वो F7, यानी अपन ने कोई भी वर्ड लिख दिया उसके नीचे रेड अक्षर की लाइन आती है, वो ग्रामर की दृष्टि से आपका वर्ड क्या है, गलत लिखा गया, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। स्पेलिंग ग्रामर की शॉर्टकट की हो जाएगी F7 की, कौन सी की जो होती है, F7 की। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा हुआ एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ आपके सामने एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस मेनू, तो प्रिंट की मैंने आपको शॉर्टकट की बताई, Ctrl+ क्या होगा आपका P होगा। तो टूल्स, फाइल, व्यू और विंडो। तो यहाँ पे देखो फाइल मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, किस प्रयोग का, फाइल मेन्यू के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो फाइल मेन्यू जो होगा आपको मॉनिटर के अंदर जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो टाइटल बार सबसे ऊपर वाली बार होती है, इसके पास में आपको एक बॉक्स दिखता है ओपन होता है, जो फाइल मेन्यू के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट डायल मेन्यू को अपन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करना क्या होता है। तो हाइपरलिंक इसकी शॉर्टकट की आपको ध्यान रखना Ctrl+K होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइपरलिंक किसी भी फाइल को लिंक के रूप में देने के लिए काम करता है, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ में K। तो पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग का, तो मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है जब भी किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में करना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। फॉर्मेटिंग के 4 प्रकार आते हैं। फॉर्मेटिंग के 4 प्रकार मैं आपको बता दूं, एक तो होता है आपके सामने बोल्ड, बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, याद रखना। एक होता है आपका इटैलिक, इटैलिक इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, और एक होता है आपका अंडरलाइन, अंडरलाइन इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखना Ctrl+U, और एक होता है आपके सामने स्ट्रैक थॉट, स्ट्रैक थॉट। ये 4 आपके फॉर्मेटिंग के प्रकार आते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक बुक मार्क बना सकते हो, नहीं टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो, नहीं हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हो, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, अलाइनमेंट को क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एमएस वर्ड में अरियल क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरियल, तो अरियल आपकी क्या होती है, फॉन्ट लैंग्वेज होती है। क्या होती है, फॉन्ट की भाषा होती है, या शैली भी कह सकते हैं अपन, याद रखना। तो अरियल आपकी क्या होगी, फॉन्ट की भाषा या शैली। तो एक क्या होगी आपकी, एक फॉन्ट होगी, क्या होगी, एक फॉन्ट होती है। अरियल के बाद में आपको बाय डिफॉल्ट मैंने बताया आपको कैलबरी बॉडी याद रखना है,
कैलबरी बॉडी आपकी बाय डिफॉल्ट किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर फॉन्ट लैंग्वेज होती है। एक नाम आता है आपका टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, अरियल है, अरियल ब्लैक है, ये नाम कैलबरी है, कैम्बिरा है, कैनरा, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। तो एमएस वर्ड में अरियल क्या आपकी एक फॉन्ट की भाषा या शैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एमएस एक्सेल में सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। तो एमएस एक्सेल के अंदर बात करें तो एक आपको यहाँ पे याद रखना, एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा किससे होती है, बराबर के साइन होती है, और फॉर्मूले के डाटा के बीच में हमेशा आपका अनुपात लगता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से फॉर्मूले का सही प्रकार है या नहीं है। तो एक्सेल के अंदर मैंने बताया था आपको, जैसे आपने हमेशा पहले गणना किसकी होती है, कॉलम की होती है। किसकी होती है, जैसे G2 लिखा हुआ, तो G तो आपका क्या है, कॉलम है, क्या है, कॉलम, और कॉलम की संख्या मैंने बताई थी आपको 16,384। ध्यान रखना, और 2 लिखा हुआ, ये 2 आपकी क्या है, रो है, क्या लिखी हुई है, रो, और इस रो की संख्या आपको ध्यान रखनी है 10,48,577 पूछा जाता है। और जहां पे एक रो और कॉलम का कटा होता है, वहां पे आप जब एक्सेल के अंदर देखते हो, वहां पे एक सेल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सेल का, और इस सेल का जो आपका निश्चित पता होता है, निश्चित एड्रेस होता है, वो आपको नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। कौन से बॉक्स के अंदर दिखाई देता है, नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। ये भी ध्यान रखना आपको। तो एक्सेल के अंदर पहले गणना किसकी होती है, कॉलम की, बाद में किसकी होती है, रो की, और डाटा के बीच में क्या लगता है, अनुपात। और एक्सेल के अंदर फॉर्मूला हमेशा आपके बराबर के साइन से लगेगा। किसके साइन से लगेगा, बराबर के साइन से। तो यहाँ पे एमएस एक्सेल में सेल सीमा G2 से M12, ये डाटा है आपका, किस के लिए सेल संदर्भ कौन होगा, तो G2.G12, ये तो गलत होगा, G2 बीच में डॉट लगता है नहीं, तो हमेशा ध्यान रखना G2 अनुपात G12, डाटा के बीच में क्या लगना चाहिए, आपका अनुपात लगना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सेल का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अपन, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण सेल रेफरेंस है। क्या पूछा, सेल का रेफरेंस पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका $X$1, ये आपका सेल का क्या होता है, पूर्ण संदर्भ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, एमएस पावरपॉइंट में किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है, या इंसर्ट अपन नई स्लाइड डाल सकते हैं। तो एमएस पावरपॉइंट के अंदर आपको काफी चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे पावरपॉइंट आपका एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि प्रस्तुतिकरण के लिए काम आने का काम करेगा। पावरपॉइंट का आपको, इसको शॉर्ट में अपन पीपीटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पीपीटी, इसका पूरा नाम ध्यान रखना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या कहा जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और एमएस पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है, याद रखना, वर्तमान विंडो के अंदर डॉट पीपीटी 2003 विंडो से पहले, और वर्तमान के अंदर पूछे तो डॉट पीपीटी एक्स। दोनों को आपको प्राथमिकता देनी है, आपको पीपीटी एक्स को दोनों साथ में पूछे तो, और बाकी दोनों पूछे तो भी ध्यान रखना आपको, डॉट पीपीटी भी सही है, डॉट पीपीटी एक्स भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है एमएस पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट कुंजी के द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आ जाएगी कंट्रोल के साथ में एम, कंट्रोल एस होती है, वो आपकी किसी भी फाइल को सेव कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सेव, ठीक है। तो कंट्रोल एम होती है स्लाइड, आप पावर पॉइंट के अंदर क्या कर सकते हो, वर्तमान के अंदर नई स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो। अब मैं पावर पॉइंट के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं यहाँ पे। तो पावर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पावर पॉइंट के अंदर आपको एक कीज होती है आपकी शिफ्ट प्लस F5 की। कौन सी की, शिफ्ट प्लस F5 की। एमएस पावर पॉइंट के अंदर आप करंट स्लाइड से आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो। किस तरह से, अपन करंट जिस स्लाइड के ऊपर अपन खड़े हैं उसी स्लाइड से आप स्लाइड शो अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F5 की का प्रयोग किया जाता है। अगर आप स्लाइड को रोकना चाहते हो, बीच में स्लाइड को क्या करना चाहते हो, रोकना चाहते हो, तो आप स्लाइड शो स्टार्ट करें F5 की से। स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट होती है F5 की, ध्यान रखना। पहली स्लाइड से, कौन सी स्लाइड से, एमएस पावर पॉइंट के अंदर पहली या फर्स्ट स्लाइड से, एक नंबर स्लाइड, आपके पास में 10 स्लाइड है, एक नंबर स्लाइड से आप स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो, शॉर्टकट की अपन प्रेस करेंगे F5 की। प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की F5 की। जबकि आप 5 नंबर स्लाइड के ऊपर आपका कर्सर है और 5 नंबर स्लाइड को आप क्या करना चाहते हैं, वहां से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अपन उपयोग करेंगे शिफ्ट प्लस F5 की का। और रोकना है स्लाइड को, बीच में स्लाइड शो स्टार्ट कर दिया, और अगर रोकना चाहते हैं अपन स्लाइड शो को, तो एक शॉर्टकट की आ जाती है जिसका ध्यान है, शॉर्टकट नहीं, आप सिंपली S प्रेस करोगे बीच में, तो आपका क्या होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका स्लाइड को रोक सकते हैं। ये भी आपको पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट की पूछी है। एमएस वर्ड का पूछा है, तो ध्यान रखना कंट्रोल प्लस N की। जब भी नया न्यू पूछा है या नई फाइल अपन ओपन करना चाहते हैं, नया दस्तावेज लाना चाहते हैं, नई फाइल लाना चाहते हैं, तो कंट्रोल N शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल के साथ में
आपकी एन, कंट्रोल सी होती है आपकी, ध्यान रखना है कॉपी की, कंट्रोल एस होती है आपकी फाइल को सेव करने शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एमएस वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो मुख्यतः अलाइनमेंट कितने होते हैं आपके? 4। कितने होते हैं? अलाइनमेंट 4 होते हैं। सबसे पहला आ जाता है लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट? लेफ्ट। इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी कंट्रोल प्लस एल, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अलाइनमेंट काफी बार भी पूछे गए आपको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है सेंटर के बाद में, सॉरी लेफ्ट अलाइनमेंट, और दूसरा आ जाता है सेंटर अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट? सेंटर। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। एक आ जाता है आपके सामने राइट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट? राइट। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर। जब भी किसी भी टेक्स्ट को राइट से स्टार्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल आर, सेंटर में लाना चाहते हो कंट्रोल ई, और लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हो कंट्रोल एल। और एक आ जाता है आपके सामने जस्टिफाई। क्या आ जाता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई की शॉर्टकट की आपको याद रखनी है कंट्रोल प्लस जे, समायोजित करना या व्यवस्थित करना। ये अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं, आपको फुल फॉर्म में और कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना है। एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट का प्रकार पूछे तो याद रखना लेफ्ट अलाइनमेंट। कौन सा अलाइनमेंट? लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ईमेल का पूरा नाम। किसका नाम पूरा आ जाता है? ईमेल का पूरा नाम आता है। तो ईमेल का, ईमेल आपकी ध्यान रखना इसका पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ध्यान रखना ईमेल का पूरा नाम पूछा जाता है आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ईमेल के अंदर बात करें तो आपके सामने एक शब्द आता है आपके सामने बीसीसी। क्या आ जाता है? बीसीसी। एक नाम आता है सीसीसी। सीसी का पूरा नाम आपको याद रखना कार्बन कॉपी। क्या नाम होता है? कार्बन कॉपी। और बीसीसी होता है, इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी नाम याद रखना। सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ये दोनों मेल से रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखना। 18 तारीख को जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 आपको मेल के अंदर, सीसी के अंदर आप जब किसी को मेल भेजते हो तो वो आपकी पर्सनल एक व्यक्ति के पास में जाती है, जबकि बीसीसी के अंदर भेजते हो तो और यूजर भी क्या कर सकते हैं? इसका उपयोग कर सकते हैं। ईमेल का पूरा नाम आपको याद रखना इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक नाम आता है आपका एसएसओ, इसका पूरा नाम याद रखना सिंगल साइन ऑन, सिंगल साइन ऑन। एक नाम आता है आपका www, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका नाम भी आपको याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब। ये नाम ध्यान रखना वर्ल्ड वाइड वेब भी इसका क्या होगा? पूरा नाम। फुल फॉर्म में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अपन तो वीपीएन का पूरा नाम। क्या नाम पूछा है? वीपीएन का पूरा नाम। तो इसका नाम हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या हो जाएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद में एक नाम आता है आपके सामने पीएएन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक आ जाता है आपके सामने एमआईसीआर। इसका पूरा नाम आपको याद रखना है एमआईसीआर का मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। एमआईसीआर आपका इनपुट डिवाइस होता है जो कल की क्लास के अंदर आपको बताया जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आधार सेवा किसके माध्यम से संचालित की जाती है? ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आधार सेवा, आधार कार्ड के अंदर आपके जो अंक होते हैं वो आपको ध्यान रखना 12 अंक होते हैं। किसके अंक होते हैं? 12 अंक होते हैं। तो आधार कार्ड किसके माध्यम से? तो ये आपकी वेबसाइट का पूछा जाता है। तो UIDAI, ध्यान रखना UIDAI इसका आंसर हो जाएगा आधार सेवा, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन आपका लास्ट एंड अंतिम 60 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। अपन के द्वारा 60 क्वेश्चन की पूरी श्रृंखला ली गई, तो क्लास को शेयर कर देना। ऑल स्टूडेंट के साथ में थोड़ा ध्यान रखना है। इंटरनेट या एक लोकल नेटवर्क में किसी डिवाइस को किसके द्वारा आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो इंटरनेट, इसका पूरा नाम याद रखना है इंटरकनेक्ट नेटवर्क। क्या नाम होता है? इंटरकनेक्ट नेटवर्क। इंटरकनेक्ट नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम होता है, ध्यान रखना। तो इंटरनेट या एक लोकल नेटवर्क में किसी डिवाइस को किसके द्वारा आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है? तो आईपी एड्रेस। किसके द्वारा? आईपी एड्रेस के द्वारा आपका इंटरनेट को क्या किया जाता है? आइडेंटिफाई किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रीराम कंप्यूटर एंड एजुकेशन रिसर्च सेंटर बायतू। कल आपकी जो 6 तारीख को एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।